नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस वीडियो में। जैसा कि हम लोग पिछली वीडियो में देखे थे द्विघात समीकरण के बारे में, तो आज हमें उसकी प्रश्नावली शुरू करनी है। तो क्लास 10 का एक महत्वपूर्ण अध्याय है द्विघात समीकरण। तो उसमें से हम पहली प्रश्नावली शुरू करने जा रहे हैं। तो प्रश्नावली 4.1। तो देखिएगा यहाँ पे क्या है। प्रश्न पहला है, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। तो आपको बताना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं। तो द्विघात समीकरण होने की कसौटी क्या है। तो द्विघात समीकरण होने की कसौटी यह है कि चर की सबसे बड़ी घात कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। चर की सबसे बड़ी घात कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, तब वह द्विघात समीकरण कहलाएगा, अन्यथा वह द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो यह आपको याद रखना है। तो आइए पहले सवाल को हल करते हैं, देखते हैं यह द्विघात समीकरण है या नहीं। तो यहाँ पे जब इसको हल करेंगे तो यह हो जाएगा यक्स, यह देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर कितना होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो यह होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए यक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा, प्लस 2ab, यहाँ 2 हो गया, a का मतलब यक्स, b का मतलब 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 गुणे यक्स गुणे 1 यानी 2x। कितना आ जाएगा, 2x, और यहाँ पे आ जाएगा 2 का गुणा करिए तो 2x हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। ठीक है, अब हल करिए। देखिए अच्छा, यहाँ पे देखिए इसका चिन्ह कुछ नहीं है तो प्लस होगा, यह भी प्लस है। तो दोनों चीजों में, दोनों पक्षों में एक ही चीज समान हो तो वहाँ पे वह कट जाती है, यानी घटकर 0 हो जाती है। यह कट गई। यहाँ पे हो गया यक्स स्क्वायर, यहाँ बचा +1, और यहाँ पे आ जाएगा यह +6, और इधर बच गया 0, क्योंकि यह सब उठा ले गए तो क्या बचा, 0। और यहाँ पे देखेंगे तो यक्स स्क्वायर प्लस 7 बराबर कितना आ गया, 0। इसमें चर की सबसे बड़ी घात कितनी है, 2 है, इसलिए यह द्विघात समीकरण है। लिखेंगे क्या, यह एक द्विघात समीकरण है। यह एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो इसका दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरे प्रश्न में देखिए क्या लिखा है, इसको भी बताना द्विघात समीकरण है या नहीं। तो लिखा है यक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर -2 3 माइनस यक्स। ठीक है, देखिए अब आइए फिर इसको भी हल करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, यक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर, यहाँ पे -2 का अंदर गुणा करेंगे तो -6, और माइनस माइनस से गुणा हो जाएगा प्लस, और यह हो जाएगा 2x। ठीक है, सभी को एक तरफ लाइए और क्या करिए, एक पक्ष को 0 बनाइए। तो यहाँ पे देखिए यह माइनस, यह प्लस है, यह माइनस, तो कटेगा नहीं, तो इसको इधर लाइए। तो यक्स स्क्वायर -2x, यह भी इधर आएगा तो -2x, और यह माइनस है तो +6 हो जाएगा बराबर 0। तो यह बन जाएगा यक्स स्क्वायर -4x प्लस 6 बराबर 0, क्योंकि यह माइनस माइनस आपस में जुड़ गए और चिन्ह माइनस का ही रह जाएगा। तो यक्स स्क्वायर -4x प्लस 6 बराबर 0। तो चर की सबसे बड़ी घात फिर से कौन आ गई, 2। तो इसलिए यह भी एक क्या है, यह एक द्विघात समीकरण है। यह एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो आपके पास दोनों सवाल पहले के और दूसरे सवाल पता चल गए कि दोनों द्विघात समीकरण हैं। ठीक है, क्यों हुए, तो क्योंकि इसमें चर की सबसे बड़ी घात क्या है, 2 है। तो हमेशा सवाल को हल करेंगे, और हल करने के बाद अगर चर की सबसे बड़ी घात 2 मिलती है तो हम कहेंगे द्विघात समीकरण है, अन्यथा द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए तो यहाँ पे देखते हैं अगला सवाल। तो इसको नोट करना होगा तो कर लीजिएगा। ठीक, अब देखते हैं हम लोग इसी का प्रश्न, पहले प्रश्न का तीसरा खंड। तीसरे खंड में क्या लिखा है देखिए। तो लिखा है यक्स -2 एक कोष्टक में है, और दूसरे कोष्टक में लिखा है यक्स +1 इज इक्वल टू यक्स -1 इंटू यक्स +3। ठीक है, अब देखिए इसको हल करेंगे। सबसे पहले आप लोगों ने गुणा पढ़ा होगा, तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे लिखा, मान लेते हैं a + b लिखा हो और दूसरे कोष्टक में x + y लिखा हो, तो गुणा कैसे करते हैं याद रखें। तो यहाँ पे चिन्ह कौन छिपा होगा, गुणा। तो यहाँ पे पहले a का करेंगे x में तो ax, फिर a का करेंगे y में प्लस ay, चिन्ह सहित गुणा करते हैं, याद रखेंगे। फिर b का करेंगे, a का खेला खत्म होगा दोनों के साथ, फिर b का खेला शुरू करेंगे तो यह प्लस bx, देखिए यहाँ पे चिन्ह प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है। ठीक है, bx, और प्लस यहाँ पे फिर y के साथ ले चलेंगे तो क्या हो जाएगा, by। तो ax + ay + bx + by, इस तरह से इसका गुणा होता है। ठीक है, तो अब आइए देखते हैं यहाँ पे इसके साथ हम गुणा करते हैं। तो अब याद रखना है चिन्हों के साथ गुणा करना है, जब भी गुणा करना है चिन्हों के साथ। ठीक है, तो इसको मैं मिटा दूं पहले। यहाँ देखिए पहले यक्स का करेंगे यक्स में तो यक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, यक्स स्क्वायर हो जाएगा। और फिर यक्स का 1 में करेंगे तो 1 में किसी का भी गुणा करेंगे तो उस पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है,
तो 1 से गुणा करेंगे तो यक्स ही रह जाएगा। अब -2 है इंटू यक्स होगा तो -2x, ठीक है। अब -2 का 1 में करेंगे तो -2 हो जाएगा। फिर इसी प्रकार इधर भी करिए तो यह यक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? यक्स स्क्वायर, फिर यक्स का 3 में ले जाएंगे तो +3 मिलेगा। फिर -1 को उठाएंगे यक्स में करेंगे तो -x मिलेगा। -1 का +3 में करेंगे तो -3 मिलेगा। अब देखिए यक्स स्क्वायर और यक्स स्क्वायर यहाँ सेम है तो यह कट गए, चिन्ह भी सेम था इसलिए कटे, नहीं तो नहीं कटे होते, ठीक है। तो यह कट गया। अब यहाँ पे देखिए कितना बचा है, तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे -2x है, यहाँ +x है, तो यहाँ पे जब कुछ ना लिखा हो तो 1x होता है, ठीक है। तो ये 1x है, 2x में से 1x निकाल देंगे तो केवल x बचेगा। चिन्ह बड़े वाले का हमेशा तो 2 बड़ा है तो -x हो जाएगा, ठीक है। इधर बचा -2 और यहाँ पे देखिए 3x में से x निकाल दीजिए, कितना बचेगा? तो 3x में से 1x निकलेगा, यहाँ पे 1x है तो 2x बचेगा और माइनस कितना हो गया? 3। आप यही बता सकते हैं कि यह द्विघात समीकरण नहीं है क्योंकि चर की सबसे बड़ी घात 2 नहीं आ रही है। या एक लाइन और हल कर लीजिए, या -x, यह भी इधर लाइए तो -2x -2 और इधर भी लाइए, इसको लाइए तो माइनस प्लस हो जाएगा। माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, +3 बराबर 0 हो जाएगा। या यहाँ पे देखिए 2x है, यहाँ 1x है, चिन्ह माइनस का है तो -3x। माइनस माइनस आपस में क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं, लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहता है। +1 बराबर 0। यहाँ चर की सबसे बड़ी घात कितनी आ रही है? 1, इसलिए यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। यह एक द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। तो यह रहा आपका प्रश्न नंबर तीसरा, पहले का ही तीसरा खंड। और हम आते हैं इसके बाद इसका अगला प्रश्न देखते हैं, ठीक है। तो इसको पहले नोट कर लीजिए, मैं नीचे इसको मिटाकर फिर लगाऊंगा क्योंकि जगह कम पड़ जाएगी, जो है चौथा प्रश्न के लिए, ठीक है। तो अब देखिएगा इसी का चौथा खंड, तो चौथे खंड में क्या लिखा है सुनिएगा। x -3 और x 2x +1 और दूसरी तरफ लिखा है x कोष्टक में x +5, ठीक है। तो यह हो गया आपका प्रश्न। अब आइए बात करते हैं, पहले तो गुणा करना पड़ेगा। देखिए यहां से x का गुणा 2x में होगा तो 2x स्क्वायर, फिर x का गुणा 1 में करेंगे तो +x, अब माइनस आ गया तो -3 दूनी 6x, ठीक है। और फिर यहाँ पे ले जाएंगे तो -3 हो जाएगा और x का अंदर गुणा करेंगे तो x स्क्वायर और +5 में गुणा करेंगे तो 5x, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे देखिए सभी को एक तरफ लाइए, तो जो घात समान वाले हैं उनको एक साथ रखिए। जैसे x स्क्वायर देखिए यहाँ पे, यहाँ 2x स्क्वायर है तो इसको इसके साथ लाइए, तो 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, क्योंकि यह प्लस था तो इधर आया तो माइनस, ठीक है। और यहाँ पे देखिए यह +x है, यह -6x है, तो यहाँ पे आप इसे लिख सकते हैं -5x, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है प्लस वाला छोटा है, तो जो बड़ा है उसमें से छोटा घटा दीजिए, चिन्ह बड़े वाले का लिख दीजिए। तो बड़ा वाला 6 है तो माइनस है उसके साथ चिन्ह, तो उसके साथ हमने चिन्ह माइनस लिया था, तो यहाँ पे भी चिन्ह कौन सा आया? माइनस आया, ठीक है। तो यहाँ पे बचा, देखिए अब इधर से इसी को उठाइए 5x, तो एक देखिए एक घात वाला जो चर है उसको उठा के यहाँ लाइए तो 5x हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे बचा हुआ है -3 और इधर के सब उधर जा चुके हैं, तो इसलिए ये क्या हो गया? 0। हल करिए और 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर चला जाए, यानी क्या x स्क्वायर निकला? 1, तो यहाँ बचा x स्क्वायर और यहाँ देखिए 5 5 10 x हो जाएगा, कटेगा नहीं, याद रखेंगे क्योंकि माइनस माइनस है, माइनस प्लस कटते हैं, ठीक है। अब देखिए यह हो गया -3 बराबर 0। चर की सबसे बड़ी घात कितनी आ गई? 2, इसलिए यह भी एक क्या है? यह एक द्विघात समीकरण है, यह एक द्विघात समीकरण है, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए यह हो गया हमारा सवाल नंबर 4। अब हम बात करेंगे सवाल नंबर 5 की। सवाल नंबर इसी का 5वां खंड, ठीक है। इसमें भी गुणा करके देखना होगा आपको, तो पहले इसको मैं मिटा देता हूं। चलिए देखिए 5वें खंड पे आते हैं। तो 5वें खंड में क्या लिखा है? देखिए लिखा है 2x -1 एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में लिखा है x -3 बराबर लिखा है x +5 और दूसरे कोष्टक में लिखा है x -1। तो गुणा करके देखिए क्या होता है बराबर, मतलब कि दो जो घात सबसे बड़ी घात 2 आती है। तो चलिए गुणा करके देखते हैं। तो पहले 2x का x में करेंगे तो आ जाएगा 2x स्क्वायर, ठीक है। फिर 2x का 3 में करेंगे, -3 है तो यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस होगा, माइनस हो जाएगा, 3 दूनी 6x, ठीक है। अब -1 है, x में करेंगे तो -x, क्योंकि एक लिखा नहीं जाएगा किसी के सामने जब चर हो तो, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए x हो गया -x और माइनस माइनस गुणा प्लस हो जाएगा और 3 एक कम 3 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार गुणा इधर करते हैं, तो x का गुणा x में करेंगे तो x स्क्वायर, फिर x का गुणा 1 में करेंगे तो -x
और +5 का x में करेंगे तो 5x, और फिर +5 का -1 में करेंगे तो -5 हो जाएगा। अब सभी को एक तरफ लाना है तो चलिए करिए। तो यहाँ हो गया 2x² और इसको लाएंगे इधर तो -x², ठीक है। और यहाँ पे देखिए 6 और माइनस इसका भी चिन्ह माइनस, घात 1 वाले हैं तो ये जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा 7x। और इधर से लाइए तो यहाँ पे भी देखिए कितना हो जाएगा, तो यह है 5 और यह है 1x, तो यह वाला माइनस यह वाला प्लस है तो प्लस वाले का चिन्ह रह जाएगा, ठीक है। यह कितना बनेगा पहले बताइए, तो यह बनेगा 4x और 4x प्लस में बनेगा क्योंकि इसका चिन्ह प्लस में है, तो यही 4x इधर लाएंगे तो माइनस कितना हो जाएगा 4x, कितना हो जाएगा -4x, +4x उधर आ रहा था तो इधर आ गया -4x, और इधर बचा कौन है +3 और इधर से आ जाएगा +5, यानी कि माइनस आ रहा है तो माइनस हो जाएगा इधर प्लस, तो +5 और जो हो गया क्या इधर 0, ठीक है। तो यह हल हो गया। अब देखिए यहाँ से 1x² घटा देंगे तो 1x² बच जाएगा, और यह देखिए 7 4 11 हो जाएगा यानी 11x हो जाएगा, और 5 3 8 हो जाएगा, यहाँ पे बराबर 0 आ गया, ठीक है। यह एक द्विघात समीकरण है। क्यों है? क्योंकि इसमें चर की सबसे बड़ी घात 2 है, तो लिखेंगे यह एक द्विघात समीकरण है, यह एक द्विघात समीकरण है, ठीक है। तो यह क्या है द्विघात समीकरण है, तो नोट करना होगा तो नोट कर लीजिएगा। हम आते हैं इसके अगले खंड पर यानी 6वें खंड पर, ठीक है। 8 खंड सवाल में दिए गए हैं, तो पहले सवाल के कितने खंड हैं 8 खंड, तो जैसा कि हमने 5 खंड कर लिए हैं अब हमें आना है 6वें खंड पर। देखिए तो जो 6वां खंड है हमारा वह लिखा है x² + 3x + 1 बराबर x - 2 का होल वर्ग। अब बताना है कि यह जो है द्विघात समीकरण है या नहीं। चलिए हल करते हैं। तो यहाँ पे x², यहाँ पे कुछ हल ही नहीं करना है, इसको सीधे लिख देना है। यहाँ पे वर्ग है a - b का होल स्क्वायर, तो a² मतलब x², a² यहाँ पे क्या हो जाएगा a² + b² यानी 2 दूना 4 -2ab यानी कितना हो जाएगा -2ab मतलब क्या हो जाएगा 4x, ठीक है। आप करके देख सकते हैं। देखिए x यहाँ पे x - 2 का होल वर्ग कैसे करते हैं, तो आप करेंगे x का होल वर्ग प्लस b का यानी a का होल वर्ग प्लस b का होल वर्ग मतलब 2 का होल वर्ग -2ab, 2 मतलब यहाँ हो गया 2 तो रहेगा ही, a मतलब x हो गया, b माने 2 हो गया, तो यह हो जाएगा x² + 4 - 4x। देखिए वही मैंने लिखा भी है, ठीक है। अब यहाँ पे पहले इसको हटाएं। अब यहाँ देखिए x² सेम है तो ये कट गया, ठीक। अब यहाँ बचा है 3x और यहाँ से आ जाएगा +4x, यहाँ बचा है +1 और यहाँ से आ जाएगा -4 बराबर 0, ठीक है। तो उधर 0 हो गया एक पक्ष, यह 4 3 7x और यह कितना हो गया -3, 4 में से 1 निकल गया, चिन्ह बड़े वाले का रह गया तो यह हो गया 3। अब यहाँ पे चर की सबसे बड़ी घात 0 मतलब 2 नहीं है, चर की सबसे बड़ी घात 1 है, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है, यह द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसी का अगला खंड आते हैं 7वां प्रश्न। 7वें प्रश्न में क्या लिखा है देखिए x + 2 का होल वर्ग प्लस 2x x² कोष्टक में x² - 1। अब बताना है कि यह द्विघात समीकरण है कि नहीं, तो यहां बन जाएगा a + b का होल स्क्वायर, जैसे यहाँ a - b का होल स्क्वायर ना। अच्छा यहाँ पे देखिए माइनस था तो यहाँ पे माइनस आया, यही चीज यहाँ पे क्या हो जाएगी प्लस में हो जाएगी, ठीक है, पूरा प्लस में आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ x² + 4 + 4x, ठीक है। और यह गुणा करिए 2x3, देखिए एक x यहाँ पे है, एक x यहाँ पे, 2x यहाँ पे है, तो आपको पता है कि x का x² में गुणा करेंगे तो यहाँ घात 1 है, आधार समान हो तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, ठीक है, और संख्यात्मक मान का गुणा हो जाता है आपस में, तो यहाँ 1 होगा तो 2 1 कम 2 ही रह जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 2x3। आगे बढ़िए, 2x का 1 में गुणा करेंगे तो -2x आ गया, ठीक है। अब देखिए सभी को लाइए इधर, तो यहाँ आ जाएगा, देखिए सबसे बड़ी घात पहले लिखते हैं तो इसको सबसे पहले लिखेंगे तो -2x3, इसके बाद इससे छोटी घात यानी 2 वाला तो इसको लिखेंगे, तो यहाँ पे कुछ चिन्ह नहीं लगा है तो इसका मतलब प्लस होगा, ठीक है। फिर इधर देखिए इससे छोटी घात यानी 4x है तो 4x को लाइए, क्या ऐसा x वाला कोई और है, तो -2x है तो उसको उधर से लाएंगे यहाँ पे तो यह हो जाएगा 2x, ठीक है। अब प्लस यहाँ बचा हुआ है 4 और ये दोनों उधर चले गए हैं तो बराबर क्या आ गया 0,
ठीक है, हल करिए। -2x³ प्लस x स्क्वायर प्लस 4 2 6x प्लस 4 बराबर 0। यहाँ पे चर की सबसे बड़ी घात 3 आ रही है, ठीक है, और यहाँ पे 2 भी आ रहा है, लेकिन सबसे बड़ी घात की बात करेंगे ना तो सबसे बड़ी घात तो 3 आ रही है, तो यह त्रिघात समीकरण है, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है। तो यह द्विघात समीकरण नहीं है, यह द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं। यहां पे पहले मैं मिटा देता हूं, फिर इसका एक खंड और बचा है उसको देख लेते हैं, वह है 8वां खंड। तो पहले का 8वां खंड आप लोग देखिए, इसमें भी बताना है कि कौन द्विघात समीकरण है, मतलब कि द्विघात समीकरण होगा कि नहीं होगा। चलिए, तो 8वां खंड है x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 बराबर 0, x माइनस 2 का होल क्यूब। ठीक है, इसको हल करके बताएंगे। यहाँ पे देखिए क्यूब लगा है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे क्या है क्यूब, तो इसको भी मिटा देते हैं क्योंकि अब क्यूब भी जानना होगा। ठीक है, आप सर्वसमीकरण सभी याद रखिएगा, ठीक है, नहीं तो सवाल लगाने में दिक्कत होगी। तो यहाँ पे a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a³ माइनस b³ माइनस 3ab कोष्टक में a माइनस b। तो यही सरसमीकरण यहाँ पे लगेगी। ठीक है, तो सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए, x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1। इसको हल करेंगे तो यहाँ से देखिए a³, यहाँ पे a है तो a³ यानी कि x का क्यूब, माइनस चिन्ह है तो यहाँ पे भी माइनस, b³ माने यहाँ पे 2 का क्यूब यानी 8 हो जाएगा, माइनस 3 गुणे a इंटू बी यानी x गुणे 2, x गुणे 2 कोष्टक में x माइनस 2। ठीक है, चलिए गुणा करिए तो यह हो जाएगा x की पावर 3 माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 बराबर, यहाँ हो जाएगा x³ है और यह माइनस 8 ही रह जाएगा, इसका गुणा करिए 3 दूनी 6 तो 6x कोष्टक में x माइनस 2। अब देखिए x³ से मर गया, कट गया। ठीक है, तो यहाँ पे फिर मिलेगा 4x² माइनस x प्लस 1। इसको और हल करिए तो माइनस 8, यह हो जाएगा माइनस 6x², माइनस माइनस से प्लस होगा, 6 दूनी 12x। एक पक्ष मिलाइए सबको तो x² वाला एक साथ, माइनस 4x² है, यहाँ से माइनस 6x² है तो आएगा तो प्लस 6x² बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए माइनस x यहाँ पहले से बैठा हुआ है, यह प्लस 12x है तो माइनस 12x इधर आकर हो जाएगा। अब यहाँ पे प्लस 1 पहले से बैठा है, इधर से लाएंगे 8 को तो प्लस 8 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। हल करिए तो 6 वाला बड़ा है, 4 वाला छोटा है, छोटा वाला घट जाएगा तो 2x² बच जाएगा। यहाँ पे माइनस 13x हो जाएगा क्योंकि दोनों माइनस हैं आपस में जुड़ जाएंगे, प्लस कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा बराबर 0, क्योंकि इसमें चर की सबसे बड़ी घात 2 आ रही है इसलिए यह है द्विघात समीकरण है, यह द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो यह पहले सवाल के 8 खंड थे, 8 खंड हमने देख लिए कि द्विघात समीकरण होंगे या नहीं। तो आप कैसे पहचान पाएंगे द्विघात समीकरण कोई है या नहीं, तो आपको यह बताने के लिए क्या करना होगा, तो आपको पहले सवाल को हल करना होगा, जो समीकरण दिया है उसे हल करना होगा। हल करने के बाद अगर आप देखते हैं कि चर की सबसे बड़ी घात 2 आती है तो हम कह देंगे कि द्विघात समीकरण है, अन्यथा नहीं है। ठीक है, तो अब आते हैं हम सवाल नंबर 2 की तरफ, जो कि इस सवाल का आखिरी प्रश्न है क्योंकि 1 और 2 ही प्रश्न है इसमें। ठीक है, दूसरे खंड में भी कई प्रश्न है, उसमें केवल आपको समीकरण क्रिएट करना है, समीकरण को बनाना है द्विघात समीकरण। ठीक है, दूसरे सवाल में आपको समीकरण बनाना है, हल नहीं करना है, तो अभी केवल बनाना है समीकरण। चलिए, तो यहाँ पे पहले इसको मैं मिटाता हूं, अगर नोट करना होगा तो नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए तो सवाल नंबर 2 लिखते हैं। यहाँ पे मैं सवाल को पढ़ता रहूंगा और हल करता रहूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले केवल इतना लिख देते हैं, दूसरा प्रश्न क्या है, द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। द्विघात समीकरणों के रूप में क्या कीजिए, निरूपित कीजिए। ठीक है, पहला प्रश्न इसका नंबर 1 सुनिएगा, प्रश्न को अच्छे सुनिए पहले। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है,
क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। फिर से सुनिएगा, एक आयताकार क्षेत्र है, उसका क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर दिया है। उसके बाद कह रहा है कि क्षेत्र की जो लंबाई है, यानी जो आयताकार क्षेत्र है, भूखंड है, उसकी जो लंबाई है वह चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। ठीक है, चौड़ाई के 2 गुने से अधिक है, 2 गुने से 1 अधिक है। तो अगर लंबाई है और क्या है, चौड़ाई है, तो कह रहा है जो लंबाई है वह चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। यानी अगर मैं चौड़ाई को x मान लूँ तो लंबाई 2x + 1 हो जाएगी। ठीक है, और क्षेत्रफल की बात करेगा तो क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 2x + 1 गुणे x, और क्षेत्रफल दिया है 528, तो यह हो जाएगा 528। हल कर लेंगे तो बन जाएगा द्विघात समीकरण। चलिए हल करते हैं सवाल को। तो सबसे पहले सवाल की अंतिम लाइन पढ़ लेते हैं। ठीक है, देखिए अंतिम लाइन में क्या कहा है, तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी, ज्ञात कीजिए नहीं, ज्ञात करनी है। इसलिए हम यहाँ पर ज्ञात नहीं करेंगे, हम हल नहीं करेंगे सवाल को, हम केवल द्विघात समीकरण में निरूपित कर देंगे। तो हमें देखिए क्या मानना होगा, तो जिसके आधार पे लंबाई या चौड़ाई डिसाइड होंगे। या देखिए यहाँ पे एक लाइन सुनिएगा, क्षेत्रफल दिया है, अलग कर लीजिए, हटा लीजिए, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से, यानी चौड़ाई को मानना पड़ेगा, क्योंकि चौड़ाई के आधार पर लंबाई निर्धारित हो रही है। ठीक है, तो क्या मानना पड़ेगा, तो जिसके आधार पर कोई दूसरी, देखिए एक बीमा दूसरी बीमा के आधार पर डिसाइड हो रही है, तो दूसरी बीमा को हम मान लेंगे। जैसे लंबाई डिसाइड हो रही है चौड़ाई के आधार पे, तो चौड़ाई को मानेंगे और लंबाई को उसी के आधार पे लिखेंगे। तो जैसे यहाँ पे इस सवाल को हल करना है तो मैं लिखूंगा, माना भूखंड की, आयताकार भूखंड की चौड़ाई, यहाँ पे हल है पहले सवाल का, आयताकार भूखंड की चौड़ाई बराबर x, मीटर में दिया था, क्षेत्रफल तो यहां पे भी क्या रख लेंगे, x मीटर है। ठीक है, x मीटर। देन लंबाई बराबर, कह रहा लंबाई बराबर इसके 2 गुने का 1 अधिक है, तो 2x + 1। ठीक है, लंबाई प्रश्नानुसार आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या दिया है, 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 528 मीटर स्क्वायर, यह 8 है, 528 मीटर स्क्वायर, और यह क्षेत्रफल होता क्या है, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर दे दिया आपको 528। ठीक है, और यहाँ पे लंबाई कितनी है, 2x + 1, और चौड़ाई कितनी है, x है, और यहाँ क्या हो जाएगा 528 ज्यों का त्यों। गुणा कर लीजिए, द्विघात समीकरण बनाना है, तो x का यहाँ पे 2 में गुणा करेंगे, 2x²। ठीक है, +1 में गुणा होगा तो प्लस x हो जाएगा, क्योंकि x का 1 में गुणा करेंगे तो x आ जाएगा, बराबर कितना है 528। आपको पता है कि एक पक्ष 0 बना देंगे, तो यह बन जाएगा, या करके लिख सकते हैं 2x² + x - 528 बराबर 0, आपका पहला आंसर। देखिए बहुत आसान सवाल था। यहाँ पे चौड़ाई के आधार पर लंबाई डिसाइड करनी थी, इसीलिए हमने किसको मान लिया, चौड़ाई को x मान लिया, और देन लंबाई कितना हो गई, इतना 2x + 1 मीटर, क्योंकि कह रहा है जो लंबाई है चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, चौड़ाई के 2 गुने से कितना अधिक है, 1 अधिक है। इसलिए हमने क्या मान लिया, इसीलिए हमने मान लिया कि चौड़ाई को x मान लिया, और इसलिए लंबाई आ गई 2x + 1। ठीक है, इसके बाद प्रश्नानुसार हमने कहा, यहाँ पे प्रश्न में दिया है, पहली ही लाइन में लिखा है कि क्षेत्रफल जो है 528 है, तो 528 होने का मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई का मान क्या है, 528। आपको लंबाई पता है, चौड़ाई पता है, गुणा कर लीजिए, आपको आ जाएगा, आंसर मिल जाएगा। तो इस सवाल को आप नोट कर लीजिएगा। आते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए इसी का सवाल नंबर दूसरा, यानी खंड नंबर 2। तो सवाल को पहले सुनिएगा, लिखा है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। जब भी 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक मानना हो तो एक को x मानते हैं। क्रमागत माने क्रम से आने वाला, जैसे मैं 1 लिखूं तो इसके लिए क्रम से आने वाला कौन होगा, 2, फिर क्रम से आने वाला 3। यानी अगर पहले को x मान लूं तो दूसरा x + 1 है, तीसरा x + 2 है, तो 2 ही मानना है तो पहले को x मान लूंगा, दूसरे को क्या मान लूंगा, x + 1। तो आप हमेशा याद रखेंगे क्रमागत जब मानना होगा तो एक को x मान लेंगे, धनात्मक पूर्णांक, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक जब मानना होगा तो एक को x मानेंगे, दूसरे को x + 1 मान लेंगे। ठीक है, तो अब देखिए सवाल पे फिर से आते हैं। तो सवाल को फिर से सुनिएगा,
दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। सवाल यह है, तो हमें धनात्मक पूर्णांक दो दिए गए हैं और उनके गुणनफल 306 दिए गए हैं। पूर्णांक नहीं दिया गया, उनके गुणनफल को दे दिया गया है। और पूर्णांक कैसे हैं? जो है वह क्रमागत है। ठीक है, माना क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्रमशः यक्स व यक्स प्लस 1 है। ठीक है, देन प्रश्नानुसार क्या है? दोनों का गुणनफल कितना है? यक्स इंटू यक्स प्लस 1 का गुणनफल आ रहा है 306। ठीक है, कितना दे रहा है? 306 है। ठीक, तो यहाँ पे गुणा कर लेंगे तो यह यक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1 में गुणा करेंगे तो यक्स हो जाएगा, और इसको इधर लाएंगे तो माइनस 306 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा आपका। देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक है, हल तो करना नहीं है अभी आपको केवल द्विघात समीकरण बनाना है। क्या करना है? द्विघात समीकरणों के रूप में क्या करना है? निरूपित। तो आप क्या करेंगे? जब भी धनात्मक पूर्णांक और भी क्रमागत मानने हो तो एक को यक्स और एक को यक्स प्लस 1, अगर 3 कह देता तो अगला आ जाता यक्स प्लस 2। ठीक है, तो इसी प्रकार हम प्लस 1 करके बढ़ाते चलते हैं। ठीक है, तो नोट कर सकते हैं। चलिए आते हैं इसके तीसरे खंड पर। तो दूसरे का खंड नंबर 3 देखिए, कह रहा रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है, यानी कि रोहन के आधार पे मां की उम्र बताई जा रही है। तो मानेंगे किसकी? रोहन की आयु x मानेंगे तो मम्मी की आयु कितनी हो जाएगी? x प्लस 26 हो जाएगी। अब देखिए, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात का गुणनफल दिया है, यानी वर्तमान आयु अगर आप x मान रहे हैं तो गुणनफल 3 वर्ष का बाद बताना है, 3 वर्ष बाद का बताना है, यानी हम 3 वर्ष और आगे लेके चलेंगे। तो 3 वर्ष बाद रोहन की जो आयु हो जाएगी वह हो जाएगी x प्लस 3। ठीक है, और जो मां की आयु होगी उसमें भी हम जोड़ लेंगे 3 वर्ष। ठीक है, उसके बाद गुणनफल करेंगे। और सुनिएगा सवाल में, हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो मान लेते हैं रोहन की आयु कितनी है। देखिए, माना रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष है। देन रोहन की मां की आयु बराबर x प्लस 26 वर्ष। ठीक है, माना रोहन की वर्तमान आयु, देन रोहन की मां की वर्तमान, यहां पे लिख लीजिएगा वर्तमान आयु। ठीक है, तो यहां पे दोनों की वर्तमान आयु आ गई, लेकिन 3 वर्ष की बात कर रहा है। देन अगर आप लिखना चाहें 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद निकाल लीजिए, उसके बाद एक साथ कर लेंगे। ठीक है, 3 वर्ष बाद रोहन की आयु बराबर x प्लस 3 वर्ष। ठीक है, मां की आयु x प्लस 26 प्लस 3, और इसको लिख सकते हैं बराबर x प्लस 29 वर्ष। ठीक है, तो यह हो गया रोहन और उसकी मां की आयु। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहां पे आ जाएगा, आपको लिखा प्रश्नानुसार कहा है कि दोनों का गुणनफल दिया 3 वर्ष के बाद का। प्रश्नानुसार 3 वर्ष बाद दोनों की आयु का गुणनफल 360 है, तो 3 वर्ष बाद की उम्र का उठाना है। तो यहां पे आपको यह नहीं उठाना है, अब यह उठाना 3 वर्ष बाद का गुणनफल दिया है, तो 3 वर्ष बाद रोहन की आयु है x प्लस 3 और उसकी मां की आयु कितनी है? x प्लस 29, और यह आ जाएगा 360 के बराबर। 360 के बराबर गुणा करिए तो यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर। ठीक है, और यह हो जाएगा प्लस 29x, और यह हो जाएगा 3x। ठीक है, 3x, और इसका गुणा करेंगे तो आप इसको मान लीजिए 30 है, 30 3 त्रिका 9 हो जाएगा 90, और 3 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा? 87, और 87 यहाँ बराबर 360। ठीक है, अब जोड़ लीजिए, इसको हल कर लीजिए और आगे, तो यह x स्क्वायर 29 में 3 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 32x और प्लस 87, और इसको लाइए इधर तो यह हो जाएगा माइनस 360। बड़े में से छोटा घटा लीजिए क्योंकि चिन्ह विपरीत है, तो 87 घटाएंगे तो कितना आएगा? यहाँ 10 हो गया, 10 में से 7 जाए 3 बचा, और 5 हो गया तो यहाँ 15 हो जाएगा, 15 में से 8 जाए कितना बचा? 7, और यहाँ पे
3 है तो यहाँ पे 1 चला गया था उधर, तो यहाँ 2 बचा, तो यह हो गया 273। यहाँ बराबर 0 लगाएंगे, या करके लिख लेंगे यक्स स्क्वायर प्लस 32x और यहाँ पे माइनस 273 बराबर 0, क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब यहाँ पे यह आपका आ गया आंसर। तो आपको केवल द्विघात समीकरण में व्यक्त करना है और कुछ नहीं करना है, तो आपका आंसर मिल गया। क्या किए हैं, सबसे पहले वर्तमान आयु दोनों लोगों की मान लिए हैं। पहले रोहन की माने, उसके आधार पे उसकी माँ की आयु निकल गई। ठीक है, 3 वर्ष बाद की बात करा है सवाल में, तो हम 3 वर्ष बाद की भी उम्र निकालेंगे। तो 3 वर्ष बाद की जो रोहन की आयु है वह x + 3 हो जाएगी, और उसकी माँ की आयु जो है x + 29 हो जाएगी। और चूंकि इनका गुणनफल दिया 3 वर्ष बाद वाला 360, उस आधार पर हमने द्विघात समीकरण बना लिया। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। तो इस सवाल को नोट कर लीजिएगा। तो देखिए अगला सवाल, इसका सवाल नंबर 4, दूसरे का खंड नंबर 4 है, यानी लास्ट सवाल इस प्रश्नावली का। एक रेलगाड़ी 440 किलोमीटर दूरी समान चाल से तय करती है। 440 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। ठीक है, हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, तो हम पहले ही मान लेंगे रेलगाड़ी की चाल यक्स। ठीक है, ऐसे सवालों में अंत में जो ज्ञात करना ना उसी को मान लेते हैं। ठीक, चलिए देखिए। तो सबसे पहला यहाँ पे जो है पहली बात क्या करेंगे, माना रेलगाड़ी की चाल बराबर यक्स। माना रेलगाड़ी की चाल बराबर यक्स किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, कुल दूरी कितनी तय करनी है, कुल दूरी बराबर 480 किलोमीटर। कुल दूरी कितनी है, 480 किलोमीटर। देन चाल बराबर, अच्छा यहां पे समय कितना हो जाएगा, चाल तो आपको x किलोमीटर आपने मान लिया है। ठीक है, इस चाल से अगर रेलगाड़ी इस चाल से चले, देन लगा समय क्या हो जाएगा, तो इस दूरी को तय करने में लगा समय हम इसको t1 मान लेंगे। तो क्या होगा, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। दूरी बटे चाल, दूरी कितनी है 480, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल होता है। ठीक है, 480 बटे कितना हो जाएगा यक्स। ठीक है, 480 बटे यक्स। ठीक, अब यहां देखिए, अब यह जो समय आएगा किस में आएगा, घंटे में आएगा, क्योंकि आपका जो समय दिया हुआ किस में है, तो इतना घंटा आएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, यदि रेलगाड़ी की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाए। ठीक है, यदि रेलगाड़ी की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाए, देन चाल बराबर पहले कितनी थी यक्स, अब कितनी हो जाएगी यक्स माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी कितनी हो जाएगी, कुल दूरी वही तय करनी है, देन लगा समय बराबर, अब यहां पे समय को t2 मान लीजिए, और t2 समय हो जाएगा तो यहां पे हो जाएगा फिर दूरी बटे कितना, दूरी बटी चाल। अब दूरी बटी चाल नहीं लिखेंगे, तो अब लिखेंगे सीधे दूरी 480 है और चाल कितना है यक्स माइनस 8। ध्यान दीजिएगा, ठीक है, यहां पे हो गया यक्स माइनस 8, इतना क्या आएगा घंटा। ठीक है, अच्छा ये बताइए, अगर हम स्पीड घटाएंगे तो हमारा टाइम क्या होगा, बढ़ेगा। हम स्पीड घटाएंगे तो टाइम क्या होगा, बढ़ेगा। तो यानी कि इसमें समय कम लगा होगा, कम समय, क्योंकि तेज चल रहा है। इसमें समय ज्यादा लगा होगा, इसमें समय क्या लगा है, ज्यादा। तो प्रश्नानुसार कह रहा है, सुनिएगा, प्रश्नानुसार कह रहा है, प्रश्नानुसार जो समय है, देखिए प्रश्नानुसार कहां पे गया, देखिए यदि इसकी चाल इतनी कम कर दी जाती है तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती है। यानी यह जो समय है यह कितने घंटे अधिक है, अगर यह हम बात करेंगे तो यह जो कम समय है इससे 3 घंटा और अधिक लेगा, तब जाके यह दूरी तय कर पाएगा। तो यानी जो कम समय कितना है, तो t1 जो है कम समय है, और बराबर अगर हम t2 रखें, समय दोनों को बराबर करें, तो किसमें ज्यादा समय लगा है, t2 में ज्यादा समय लगा है। और कितना घंटा ज्यादा लगा है, 3 घंटा। तो या तो यहां से 3 घंटा माइनस कर दीजिए, या तो यहां से 3 घंटा जोड़ दीजिए, तो यह तभी तो पक्ष बराबर होगा, तभी तो दोनों समय बराबर होगी। दोनों समय को बराबर करके चलना है। और कैसे बराबर करेंगे, तो जो अतिरिक्त समय लगा है इस रेलगाड़ी द्वारा तय करने में, यहां से तो घटा दीजिए तब बराबर होगा, या तो कम समय वाले में जोड़ दीजिए तब बराबर होगा। ठीक है, जैसे अगर मेरे पास 100 रुपए हैं, आपके पास 130 रुपए हैं, दोनों लोगों को बराबर करना है, तो जो ज्यादा वाला है उससे तो घटाएंगे, तो यहां से माइनस करेंगे 30 रुपए,
या तो मुझे कोई ला के 30 रुपए दे दे, तो दोनों में से एक ही काम करेंगे। तो जैसे यहाँ पे जो कम समय है उसी में ला के जोड़ दिए, ठीक है, क्या कर दिए, जोड़ दिए। या यहाँ पे जो ज्यादा है या तो यहाँ से घटा दीजिए, दोनों बात एक ही है। तो चाहे ज्यादा में से 3 घटाइए, दोनों काम नहीं करेंगे, इसमें से एक ही काम करना है। दोनों काम करेंगे तब तो हो जाएगा गड़बड़। इसके अगर यहाँ से 30 घटा देंगे तो यह 100 हो गया, और मुझे 30 कोई दे दिया तो यहाँ पे 130 हो जाऊंगा मैं, फिर बराबर नहीं हुआ। एक ही काम करना है, या तो घटाना है या तो क्या करना है, जोड़ना है एक पक्ष में। अब देखिए, तो मैंने T1 प्रश्नानुसार T1 प्लस T यहाँ पे क्या कर दिया, 3 घंटा कर दिया। और तो यहाँ पे जो समय है वह 3 घंटा इधर बढ़ा दिया क्योंकि इधर वाला कम था, ठीक है। अब यहाँ पे T1 जो है वह कितना लगा है, 480 बटे यक्स, 480 बटे यक्स प्लस कितना 3, और T2 कितना है 480 बटे यक्स माइनस 8। अब हल कर लीजिए, पहले मैं इसको मिटा दूं, ये समझ लीजिएगा, ठीक है, अच्छे से देखिए। अब यहाँ पे अगर मैं इसके बटे कुछ नहीं लिखा तो 1 लिख सकता हूं, और यहाँ पे पहले तिर्यक गुणा कर लेता हूं, तो 480 हो जाएगा, और प्लस यक्स का 3 में गुणा करेंगे तो 3 यक्स हो जाएगा, और बटे यक्स का 1 में करेंगे तो यक्स गुणे 1 मतलब यक्स हो जाएगा। और यहाँ पे कितना आ गया, ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 480। 1 मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा और सटीक करते हैं, ध्यान दीजिए, थोड़ा सा और इजी करने की कोशिश करते हैं। यह जो यक्स वाला पक्ष है ना एक तरफ लाइए और इसको उधर ले जाइए, ठीक है। तो देखिए, या सबको इधर ही लेके आइए, तो 480 बटे यक्स, पहले इसी को यही काम कर लेते हैं, एक जो है यक्स वाला सब एक तरफ लाते हैं। यहाँ पे 480 बटे यक्स माइनस 8 क्यों लाया है अभी पता चलेगा। यहाँ पे प्लस 3 है ना, तो -3 उधर ले जाइए तो -3 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए 480 दोनों में कॉमन हो गया ऊपर से, तो ऊपर बचा 1 या 1 बटे यक्स, यहाँ ऊपर 1 बचा तो 1 बटे यक्स, यहाँ पर भी 1 बचा तो यक्स 1 बटे यक्स माइनस 8 बराबर -3। अब 3 से काटिए तो इसको, ये देखिए कट जाएगा 3 से, ठीक है। अब बाद में काट लेते हैं, पहले हल कर लेते हैं सवाल को। तो यहाँ पे हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, पहले देखिए इसका तिर्यक गुणा कर लीजिए, तो यक्स माइनस 8, इसका एक काम और कर लीजिए, -3 बटे 480, गुणे में है तो बटे में आ गया। अब इसको हल करिए तो यक्स माइनस 8, क्योंकि 1 में गुणा करना है, माइनस 1 का यक्स में करेंगे तो यक्स बटे यक्स, और यहाँ पे दोनों का गुणा कर लेंगे तो यक्स माइनस 8 हो गया इंटू में, यक्स से हो गया कट गया, ठीक है, क्योंकि माइनस है, यह वाला प्लस है। इसको भी काट लीजिए तो यहाँ पे आएगा 3 एक कम 3 और 3 छके 18, तो ये आ जाएगा 160, ठीक है, 160। अब यहाँ पे देखिएगा तो यह आ गया -8, इसका गुणा करिए, यक्स स्क्वायर माइनस 8 यक्स बराबर आ गया -1 बटे 160, ठीक है। यह -1 बटा 160 क्योंकि माइनस इसका अभी बचा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा, अब यहाँ 16 का आप गुणा कर लीजिए, तो पहले 1 का करिए, यहाँ पे 1 का करिए। अच्छा, ये माइनस आप ना कहीं पे भी लगा सकते हैं, जैसे ये 1/2 लिखा है तो यह माइनस आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आप इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, तो तीनों रूप सही है। मैं यह माइनस जो है इसका नीचे लगा लेता हूं, क्योंकि यह माइनस से गुणा करूंगा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यह आसान काम करने के लिए मैंने यह कर लिया। अब देखिए 1 का गुणा यहाँ करेंगे तो यक्स स्क्वायर माइनस 8 एक्स में, तो यक्स स्क्वायर माइनस 8 यक्स वही रह जाएगा, और 16 का यहाँ 8 में गुणा करना है तो माइनस माइनस पहले प्लस हुआ, और 16 8 126 होता है, कितना होता है 126, तो 1260 हो जाएगा क्योंकि एक शून्य भी है। इसको अब इधर पक्षांतर करिए तो यक्स स्क्वायर माइनस 8 यक्स माइनस 1260 बराबर 0, यह हो जाएगा आंसर। इस सवाल को फिर से समझ लीजिए एक बार। तो सबसे पहले कह रहा है कि जो है रेलगाड़ी की चाल बतानी है आपको, तो माना रेलगाड़ी की चाल यक्स है, कुल दूरी 480 किलोमीटर है, ठीक है, यक्स किलोमीटर प्रति घंटा चाल है, ठीक है। तो लगा समय तब कितना होगा, जब इस चाल से गाड़ी चलेगी तो लगा समय कितना होगा, दूरी बटे चाल यानी 480 बटे यक्स घंटा लगेगा। और यदि रेलगाड़ी की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाए, यानी 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाए, यानी यक्स माइनस 8 हो जाए, तब लगा समय T2 बराबर, दूरी वही है तो 480 बटे यक्स माइनस 8 घंटा लगेगा। अब यह पता करना है कि अगर हम चाल को घटाएंगे, चाल को कम कर रहे हैं तो हमारा समय ज़्यादा लगेगा और पहले का समय तब कम लगेगा, तो कम समय में जो अतिरिक्त समय वह जोड़ दीजिए, यानी 3 घंटा अतिरिक्त लग रहा है इसमें अतिरिक्त लग रहा है ना जाने में, तो इसमें नहीं जोड़ेंगे क्योंकि यह ऑलरेडी ज़्यादा है, समय को बराबर करना है, तो 3 घंटा हम ला के दूसरे वाले में जोड़ देंगे, ठीक है, कम वाले में। हमेशा याद रखें कम वाले में जोड़ना होगा, कम वाले में जोड़ना होगा। अगर दूसरा काम करना चाहते हैं तो अधिक वाले से घटाना होगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो मैंने इस प्रकार से लिख लिया समीकरण को, ठीक है, T1 + 3
और बराबर T2 आ गया। अब इसको हल किया है तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने जो हल किया है वह 480 यहाँ से कॉमन हुआ। यहाँ पे पहले तो यह वाला हिस्सा कहाँ ले आया, इधर ले आया, क्योंकि 480 मुझे कॉमन दिख रहा था, आराम से कर लेता, और 3 को उधर ले गया। ठीक है, आसान काम होता है इससे। 480 कॉमन किया, 1/x बचा, माइनस 1/x माइनस 8 बचा, बराबर -3 हो गया, 3 को उधर ले गया था। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हमने क्या किया, इसका जो तिर्यक गुणा किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, तो यहाँ पे हो गया x माइनस 8 और यहाँ हो गया -x, और इन दोनों का आपस में क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है, तो x माइनस 8 हो गया। फिर यहाँ पे x से कट गया तो -8 बचा, और यहाँ पे नीचे क्या बचा, x² माइनस 8x, क्योंकि दोनों का आपस में क्या हो गया, गुणा हो गया। और इधर वाला बच गया, यहाँ पे कट गया तो -1/160, -1/160, तो आप माइनस को ऊपर नीचे कहीं भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो x² माइनस 8x प्लस 1260, क्योंकि 16 का यहाँ पे 160 का गुणा किया है 8 से, तो यानी -160 का गुणा -8 से, तो प्लस हो गया। इसको पक्षांतर कर लिया तो x² माइनस 8x माइनस 1260 बराबर 0, आंसर आ गया। ठीक है, तो यह आपकी पूरी प्रश्नावली 4.1 है जो है समाप्त होती है। ठीक है, इसमें 2 ही सवाल थे, और दोनों सवालों में, एक सवाल में, पहले सवाल में 8 खंड, दूसरे सवाल में 4 खंड। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो दूसरों को भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, धन्यवाद।